अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने रिपोर्टिंग तक जो है इस यूनिट को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि रिपोर्टिंग असल में हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं तो वो अपने अंडर जो काम करने वाले लोग होते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनके जो काम करने की पैटर्न होती है, उनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको जज कर रहे होते हैं और इसी दौरान वो डेटा कलेक्ट करते हुए फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने जो ऊपर मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं और इसी बेस पर वो अपने क्लाइंट्स, अपने एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करते हैं और अगर किसी किस्म की चेंजेस, किसी किस्म की करेक्टनेस, तब्दीली या किसी किस्म की जो एबनॉर्मलिटी है उसको ठीक करने की ज़रूरत हो तो फिर इसी रिपोर्टिंग के ज़रिए डेटा हासिल करके उसको फिर क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक किया जाता है। इसके बाद अब हम जब जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे साथ बजट है। बजट किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में कहा था कि प्लानिंग करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे जो पहली चीज़ है जिसको देखा जाता है वो है बजट। बजट से मुराद ये है कि जब आप बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार जाने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जेब को चेक करते हैं, अपने जेब में मौजूद पैसों को चेक करते हैं कि आया मेरे जेब में ऐसे इतने पैसे मौजूद है कि नहीं, कि जिससे मैं अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरी करूं। तो आपके जेब में जब उतने पैसे होते हैं तो फिर आप जो है फिर बाहर निकलते हैं, बाज़ार की तरफ जाते हैं, वरना तो नहीं जाते। बिल्कुल इसी तरह से बजट जो है ये हमारे साथ एक फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है, जिसको करने का जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन ज़रूरियात को पूरी करने के लिए आया हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद है या नहीं। और जब हम इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव पर तो इससे अब हमारे जो आउटकम है उस आउटकम में हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को बजट कहते हैं, ठीक है। अ रिटन फाइनेंशियल प्लान एम एट कंट्रोलिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड बजट, ठीक है। बजट जो है ये हमारे साथ एक रिटन फाइनेंशियल प्लान होता है, ठीक है, जिसको करने का जो बुनियादी एम होता है, हमारा जो बुनियादी मकसद होता है वो अपनी रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है ताकि हम अपने रिसोर्सेज पर हमारा कंट्रोल हो और हम अपनी रिसोर्सेज कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर इसकी आउटपुट हमें मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता हो। तो इस मकसद के लिए हम जो रिटन फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड expenses and revenues over a specific period of time is called budget, ठीक है। बजटिंग किसे कहते हैं? बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फ्यूचर ऑपरेशंस बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बजटिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जिसमें हम जो फ्यूचर में हम जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में जो काम करने वाले होते हैं तो उसके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे तो उन एक्चुअल रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, अपने प्लान के मुताबिक
मुताबिक हमारे जो रिज़ल्ट हमने इवॉल्वेट किए थे तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं और फिर इससे हम ये इवॉल्वेशन करते हैं कि आया हमें अपनी जो हमने प्लानिंग की थी, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए थे और उस पर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो आया उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में हमें फ़ायदा पहुंचा है या नहीं, हमें उसकी जो आउटकम है वो हमें मिले हैं या नहीं। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं? बजटिंग कहते हैं। अ बजट इज़ अ डिटेल प्लान दैट कम्युनिकेट्स दीज एक्सपेक्टेशन, सर्व एज द बेसिस फॉर कंपेयरिंग देम टू एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है, बजट जो है ये हमारे साथ एक डिटेल प्लान होता है जिसके ज़रिए हम अपने जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है उसको अपने एक्चुअल रिज़ल्ट्स के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। द बजट शो हाउ रिसोर्सेज विल बी एक्वायर्ड एंड यूज ओवर सम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। बजट के ज़रिए हम क्या करते हैं? बजट के ज़रिए हम ये देखते हैं कि हम एक ख़ास दौरानिया में, एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास टाइम पीरियड में किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम यूज़ करेंगे और हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? बजट के ज़रिए देखते हैं और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इफ़ेक्टिव मैनेजर। हमारे साथ जो इफ़ेक्टिव मैनेजर है तो इनकी क्या खसूसियात होते हैं? इफ़ेक्टिव मैनेजर से मुराद ये है कि ऐसे मैनेजर जो कि क्वालिफाइड होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस फुल होते हैं, जिनमें स्किल्स होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, जिनको हर चीज़ का पता होता है कि किस तरह से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को चलानी है, किस तरह से मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है सक्सेसफुल बनानी है। तो ऐसे मैनेजर्स जिनमें ये सारी खसूसियात मौजूद होती है तो इस ऐसे मैनेजर्स को हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव मैनेजर्स कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव मैनेजर्स की जो एट्रीब्यूट्स है, जो खसूसियात है वो मंतजज़ील है। सबसे पहली खसूसियत इफ़ेक्टिव मैनेजर्स की ये होती है कि इनमें लीडरशिप की जो एबिलिटी है ये मौजूद होती है। लीडरशिप ये एक ऐसी सलाहियत है जो कि अगर किसी शख्स में मौजूद हो तो वो फिर किसी भी किस्म की ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में उनको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं फेस करनी पड़ती, बल्कि वो आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लेते हैं। लीडरशिप जो है ये एक ऐसा स्किल है जिसमें जो है जो इफ़ेक्टिव मैनेजर होता है उसको पता होता है कि मैंने किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना है, किस तरह से मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है गाइड करना है, इनके साथ मैंने अपनी जो इंटरेक्शन है ये किस तरह से रखनी है, किस तरीके से जो है मेरे जो एम्प्लॉयज़ है ये सेटिस्फाई होते हैं और मेरी बात को जो है इस पर जो है वो असरानंदाज होती है। तो ये सारी बातें जो है ये एक लीडर में आती है। सो अगर एक इफ़ेक्टिव मैनेजर में लीडरशिप की एबिलिटी मौजूद हो तो उसके लिए फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी खसूसियत है इफ़ेक्टिव मैनेजर की वो है एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में आपको कहा कि इफ़ेक्टिव मैनेजर्स जितने भी होते हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, इनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके पास जो है हर तरह की जितनी भी क्वालिटीज़ है ये इनमें मौजूद होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये फिर हर काम जो है एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसको सर अंजाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से कम्युनिकेशन डियर स्टूडेंट्स ये एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप बड़े से बड़े ख़तरे को टाल भी सकते हैं और छोटे से छोटे ख़तरे से आप एक बहुत बड़ा मसला भी बना सकते हैं। सो कम्युनिकेशन से मुराद आपका जो बात करने का जो अंदाज़ है, आपकी बातचीत करने का जो अंदाज़ है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये इम्प्रूव हो, ये जो है पूरे पॉलिश हो, तो इससे आप जो है बेहतर तरीके से अपनी जो बात है वो दूसरों तक पहुंचा सकेंगे और आपकी जो बात है उसका असर भी फिर दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा लोग जो है आपकी बात को एक बार करने से समझ जाएंगे।
इसके अलावा नॉलेज, डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज जो है ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास चीज़ों के हवाले से नॉलेज मौजूद हो, अगर आपको पता हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ आया ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, आया इसको किस तरीके से किया जाता है, तो इन चीज़ों के हवाले से अगर आपके पास नॉलेज मौजूद हो तो फिर आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता बल्कि आसान होता है। तो नॉलेज जो है ये भी एक इफ़ेक्टिव मैनेजर की एक खसूसियत है, ठीक है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट डियर स्टूडेंट किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, आपको वहाँ पर जो है गोल्स दिए जाते हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको एक ख़ास मुद्दत दी जाती है, एक ख़ास टाइम दिया जाता है जिसमें आपने उस टाइम में अंदर रहते हुए, उस के अंदर जो है रहते हुए आपको जो है क्या करना होता है, उस टास्क को पूरा करना होता है। सो टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से टास्क को जो है इफ़ेक्टिव तरीके से कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो ये सारी बातें जो है आपकी टाइम मैनेजमेंट में आती है। तो टाइम को मैनेज करना, टाइम को हैंडल करना, ये एक बहुत ही बड़ी स्किल है जो कि अगर एक मैनेजर के पास हो तो वो इससे बहुत सारे फ़ायदे जो है वो उठा सकते हैं। तो इफ़ेक्टिव मैनेजर की एक खसूसियत ये भी है कि इनमें टाइम मैनेजमेंट जो है होती है और इनके पास टाइम मैनेजमेंट का स्किल होता है, ठीक है। इनको पता होता है कि किस तरह से मैंने शॉर्ट टाइम में और बड़े गोल्स अचीव करने हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी हो गई, ठीक है, डेलीगेशन हो गया, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस हो गई, ठीक है। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास नॉलेज होती है, जब आपके पास स्किल्स होते हैं, जब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, तो आपको पहले से मालूम होता है कि इससे पहले भी मैंने इस तरह की कंडीशन को फेस किए थे जिसके लिए मैंने इस तरह के स्किल्स को यूज़ किए थे, इससे मुझे इस तरह के रिज़ल्ट मिले थे और इससे हमें इस तरह का फ़ायदा पहुंचा था। तो फिर आपके पास जो है हर तरह की जो है स्किल्स होते हैं, आप फिर उस काम को करने में, दोबारा करने में फिर आप जो है सेटिस्फाई रहते हैं, आप जो है मुतमईन रहते हैं और आप जो है पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़, इफ़ेक्टिव मैनेजर की एक इम्पॉर्टेंट खसूसियत ये भी है कि ये अपने अंडर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं इस तरह के मैनेजर से। अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं इसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले प्लानिंग को समझते हैं कि प्लानिंग किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, developing strategies and outlining tasks and schedule to accomplish the goal is called planning. प्लानिंग ये हमारे साथ एक ऐसा अमल होता है जिसमें सबसे पहले हम अपने लिए गोल्स, मकासद को सेट करते हैं, उन मकासद को हमने किस तरह से हासिल करना है, कौन से मेथड उस मकासद को हासिल करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो मतलब ये है कि इसमें हम स्ट्रेटजीज जो है डेवलप करते हैं। इसके साथ साथ क्या काम हमने करना है, कौन सा काम कौन से एम्प्लॉय ने करना है, तो उन टास्क को जो है आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन गोल्स को जो है एक ख़ास टाइम में जो है हमने मुकम्मल करना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग, फिर प्लानिंग के हमारे साथ मुख्तलिफ क्लासेस हैं जिसमें एक हमारे साथ ऑपरेशनल प्लानिंग है और दूसरा हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। ऑपरेशनल प्लानिंग किसे कहते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग ये असल में हमारे साथ वो प्लानिंग होती है जो कि शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है, जिसमें हम दिन ब दिन जो है रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन रख रहे होते हैं। ये ऑपरेशनल प्लानिंग जो है इसको हम यूनिट या डिपार्टमेंटल लेवल पर इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को। जबकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ visionary process that result in major long range and for reaching strategic direction or goal for the futures, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये ऑपरेशनल प्लानिंग के
ऑपोजिट है, ये हमारे साथ एक विजनरी अमल होता है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग रेंज अरसे पर मुश्तमिल होता है और इसके ज़रिए हम अपने जो गोल्स है फ्यूचर के लिए या अपनी जो डायरेक्शन है फ्यूचर के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ज़रिए हमें मंदरजा झेल सवालात के जवाब मिलते हैं, जिसमें पहला सवाल वेयर आर वी नाउ, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम कौन सी पोजीशन पर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इस टाइम क्या स्टेटस है, क्या अहमियत है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन का जवाब जो है हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देती है, मतलब करंट स्टेटस के बारे में हमें बताती है। वेयर डू वी वांट टू बी, हम क्या चाहते हैं, मतलब हम फ्यूचर में कैसे अपने आप को देखते हैं, ठीक है, हमारी जो गोल्स हैं हम क्या चाहते हैं या हमारे डिज़ायर्स क्या है। तो डिज़ायर स्टेटस के बारे में हमारे ये जो है हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हाउ डू वी गेट देयर, किस तरह से हम अपने गोल्स की तरफ जा सकते हैं या अपने मंजिल जो है उसको पा सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ है उसके हवाले से हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हाउ डू वी इंश्योर वी विल बी देयर, और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम जो है एक टाइम आएगा कि हम अपने गोल्स को हमने अचीव कर लिए होंगे, हम अपने मंजिल तक पहुंच गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में भी ये हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है, जिसका जवाब जो है मॉनिटर एंड कंट्रोल सिस्टम। अगर हम अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बार बार मॉनिटर कर रहे हो और उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन हम रखें और इसके साथ साथ जितने भी सिस्टम है वो हमारे अंडर कंट्रोल हो, तो इसके ज़रिए जो है हम बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ऑपरेशनल प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर टाइमिंग की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो टाइमिंग है, जो अरसा है, तो वो सेवरल ईयर से लेकर डिकेज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है वो 1 साल या 3 साल के अरसे पर मुहित होता है। इसी तरह से जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसमें हमें जो डिटेल मिलती है तो वो जनरल और नॉन स्पेसिफिक डिटेल मिलती है, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग में हमें ख़ास स्पेसिफिक डिटेल मिलती है डे टू डे की, ठीक है, डे टू डे वर्क की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की अगर स्कोप की बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये एक एक्सटेंसिव, इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, फैला हुआ है, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है ये कुछ एरियाज़ में जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारे साथ जो मैनेजमेंट लेवल यूज़ की जाती है तो टॉप लेवल मैनेजर्स जो है वो इसको क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को करते हैं, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग को जो मिडल या लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है कौन इम्प्लीमेंट करता है, टॉप लेवल के मैनेजर्स जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है, जबकि ऑपरेशनल प्लानिंग जो है लोअर लेवल के जो मैनेजर है वो इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्डिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान एलिमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स दरकार होते हैं, जो चीज़ें दरकार होती है वो मंदरजा झेल है। सबसे पहले एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग, फिर दूसरा हमारे साथ इंटरनल इनपुट गैदरिंग, फिर तीसरा विजन स्टेटमेंट सेटिंग, फिर चौथा क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजिंग अ स्ट्रेटेजी मैप, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड मैनेजिंग अ स्ट्रेटेजी, ठीक है। बात करते हैं एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग की। एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग से क्या मुराद है? एक्सटर्नल इनपुट गैदरिंग ये हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो है फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं जो कि हमें दरकार होती है क्या करने, इश्यूज़, चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। दैट विल शेप एंड इफेक्ट अ डिपार्टमेंट, जो कि हमारे डिपार्टमेंट का एक शेप बनाती है और उसको असरअंदाज करती है। ऑफिस मिशन को जो है इफेक्ट करती है, प्रोग्राम स्ट्रेटजी को क्या करती है, असरअंदाज करती है। सो द रिज़ल्ट ऑफ सच इनपुट गैदरिंग, इस तरह की जो इनपुट इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं तो इसका नतीजा जो है ये
कॉमनली थॉट ऑफ एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, तो इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरा एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो है इंटरनल इनपुट गैदरिंग। आफ्टर लुकिंग आउटवर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज to look inward to understand the issues facing an entity that may affect the strategy। ठीक है, जब आउटपुट इन्वायरमेंट को हम मैयर कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेप है वो इंटरनल इनपुट गैदरिंग आता है, जिसमें हम अपनी सिस्टम के अंदर जो इश्यूज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इस इनपुट गैदरिंग के ज़रिए क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम मंदरजा झेल चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कैपेसिटी टू डिलीवर द इंटेंटेड सर्विसेज। सबसे पहले हम जो सर्विसेज दे रहे होते हैं या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को हम देखते हैं कि आया प्रॉपर तरीके से प्रॉपर अमाउंट में डिलीवर हो रही है या नहीं। इसके साथ साथ कोर कॉम्पिटेंसीज को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि व्हाट द एंटिटी इज़ फंडामेंटली गुड एट डूइंग एंड बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, मतलब कॉम्पिटेंसीज और जो बिजनेस प्रोसेसेस है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ जो स्टाफिंग है उसको हम देखते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में स्टाफ की तादाद जो है वो बराबर है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से अपने रोल्स, स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो एसेट्स हैं, एसेट से मुराद जो असासे है, मतलब बिल्डिंग हो गई, जो इक्विपमेंट सामान वगैरह है, इसको हम देखते हैं कि ये मौजूद है या नहीं। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिसे हम बजट कहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इनपुट गैदरिंग के लिए। द मोस्ट कॉमन एंड ईजी टू यूज़ इंटरनल एनालिसिस मेथड इज़। इंटरनल एनालिसिस को करने के लिए जो मोस्ट कॉमन और यूज़फुल मेथड है वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट किसे कहते हैं, स्वॉट स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W stand for weakness, O stand for opportunities and T stand for threat। तो इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, इंटरनल एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, सो स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, तो इंटरनली जो स्ट्रेंथ हम देखते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, व्हाट डू वी वांट टू प्रोटेक्ट दैट वी हैव और आर गुड टू एट डूइंग। मतलब हम क्या चाहते हैं कि वो हमें क्या करे, वो हम क्या किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए क्या हो, अच्छा हो, या जो कि हमारे लिए करना उसको अच्छा हो। ठीक है, तो ये हम स्ट्रेंथ में देखते हैं। वीकनेस में जो है, व्हाट डू वी वांट टू इम्प्रूव दैट। वीकनेस में हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ पर काम करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करनी चाहिए, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में हम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, व्हाट डू वी वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ टू हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन। हमें किस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, मदद मिले, उनको हेल्प हो। और थर्ड में व्हाट डू वी वांट टू डिफेंड अगेन टू हेल्प आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तीसरा जो एलिमेंट है हमारे साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो है विजन स्टेटमेंट सेटिंग। Once the external and internal input are analyzed, management sets the overall direction and goals for the office or team. Vision statement play the role of a strategic north star providing focus and long-term alignment। ठीक है, एक बार जब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इनपुट जो है इसकी जब हम एनालिसिस कर लेते हैं, इसको जब हम एनालाइज कर लेते हैं, तो इसके बाद मैनेजमेंट जो है ये एक ओवरऑल डायरेक्शन और गोल जो है ये हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये डायरेक्शन और गोल जो है ये एक नॉर्थ स्टार की तरह सितारे के तौर पर काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से लोग फिर अपने जो टास्क है उस पर वो जो है फोकस उन्होंने दिया हुआ होता है, और उनका जो काम करने का जो तरीका होता है और जो टाइम पीरियड होता है, तो वो भी फिर क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सक्सेसफुल विजन स्टेटमेंट हैव 3 इंग्रेडिएंट।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो विज़न है, आपका जो मिशन है वो कामयाब हो जाए, तो इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक आपका टाइम हॉरिज़ॉन हो, एक आपकी जो अचीवमेंट है वो मेजरेबल हो, और एक आपकी जो अप्रोच है उस मंजिल तक पहुंचना या उस तक पहुंचना वो आपकी यूनिक हो। तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। Time horizon are specific date in the future by which the entity will achieve the strategy and the vision. Typically time horizon range from 3 to 5 years। ठीक है, यूजुअली अगर हम टाइम पीरियड की बात करें किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वो यूजुअली 3 से लेकर 5 साल के अरसे पर मुहित होती है। टाइम हॉरिजॉन ये हमारे साथ एक ख़ास टाइम होता है फ्यूचर में, जिस के आने से पहले हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हमने पूरे करके देने होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ मेजरेबिलिटी आ जाती है। मेजरेबिलिटी मतलब अ सिंगल और स्मॉल सेट ऑफ मेजरेबल गोल्स दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली असेस्ड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, मेजरेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके जो गोल्स हो वो ऐसे हो जिसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब जिसके बारे में आपको ये पूरी तरह से श्योरिटी हो कि हाँ ये गोल जो है इसको हम अचीव कर सकते हैं थ्रू हार्ड वर्किंग। ठीक है, आइडियली डेटा वुड बी कलेक्टेड ओवर द टर्म ऑफ स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस टूवर्ड अचीवमेंट। सो इस मेजरेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ हम अपनी जो असाइनमेंट होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उससे हम डेटा क्या करते हैं, गैदर करते हैं, और उसके ज़रिए हम देखते हैं कि आया प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। ठीक है, हम अपनी मंजिल की तरफ करीब हो रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी चीज़ आती है वो है यूनिक अप्रोच। यूनिक अप्रोच क्या है? अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ हाउ द एंटिटी विल इफेक्टिवली डिलीवर। अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ हाउ अ एंटिटी विल डिलीवर इट्स सर्विसेज। ठीक है, कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सर्विसेज जो है डिलीवर करता है। ठीक है, मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स के नीड्स को पूरा करते हैं और अपनी जो विजन है उसको अचीव करते हैं। जो फोर्थ एलिमेंट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो है क्रिएटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजिंग अ स्ट्रेटेजी मैप। The next step in developing a strategy is defining the objectives or goals of a program or service. Objectives are defined within each of the following 5 categories. ठीक है, अब जो फोर्थ एलिमेंट है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है या अपने जो मकासद है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी हम वजाहत करते हैं। सो मंदरजेल में से 5 कैटेगरीज है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें हमारे साथ क्लाइंट हो गए, ठीक है, सर्विसेज हो गए, सर्विसेज जो अब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसके अलावा इंटरनल प्रोसेस, इसके साथ साथ पीपल एंड नॉलेज, और इसके अलावा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है और जो स्ट्रेटजी मैप है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पांचवा जो एलिमेंट है वो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है उसको हमने क्या करना होता है, मेजर करना होता है इस पांचवें एलिमेंट में। सो परफॉर्मेंस मेजर्स प्ले अ वाइटल रोल विद इन स्ट्रेटेजिक प्लान in determining how well the organization or office is progressing toward achievement of each objective। जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर में हम क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसकी हम असेसमेंट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ किस तरह से गामजन है, आया उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं, आया उसकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स के ज़रिए क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। They also help to focus management discussion on the right issues related to achievement। ठीक है, for each objectives a set of 2 to 4 measures should be developed that provide a view toward how well the objectives is being achieved। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ आता है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव से मुराद ये है कि आप
आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने जो है पहला स्टेप कैसे लेना है, कैसे उसकी शुरुआत आपने करनी है। सो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स आर द एक्टिविटीज़ that contribute to delivering a strategy. It is important to distinguish the objectives from the initiatives or project। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ये असल में हमारे साथ वो एक्टिविटीज़ होते हैं, वो काम होते हैं, वो प्रोसेसेस होते हैं, अमल होते हैं, ठीक है, जो कि जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हमने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई होती है तो उस स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव जो है इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट से। इनिशिएटिव मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड मेजरेबल इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स टू विच दे आर अलाइन। इसी तरह से हमारे जो इनिशिएटिव्स है ये वाज़ेह होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उस पर जो है असर पड़े जिसको हमने अलाइन करना होता है। परफॉर्मेंस मेजर इज डिस्क्राइब अबव इंडिकेट सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव्स बाय डिस्प्लेइंग इनपुट एंड अचीवमेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मज़ीद हम देखें आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक रिस्क, मतलब जो स्ट्रेटजीज़ हमने बनाए थे तो उसकी वजह से आया हम रिस्क में पड़ सकते हैं या नहीं, तो उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। मैनेजिंग रिस्क इज़ अ की पार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो बुनियादी हिस्सा है वो है रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, रिस्क को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क में आने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस फ्लोज फ्राम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी जो कंट्रोल है ये ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजर होते हैं उनसे शुरू होती है, जहां पर एंटरप्राइज रिस्क प्लानिंग इज़ वन ऑफ द की टूल ऑफ सीनियर लीडरशिप। Risk management can be defined as identifying and mitigation of risk which would hamper the execution of the strategy। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये हमारे साथ एक ऐसा अमल है जिसमें हम रिस्क को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आने वाले रिस्क के बारे में हम अपने आप को बाखबर करते हैं और उसकी वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशन के अराइज होने के ख़दशात होते हैं उसको हम ख़त्म करते हैं और एबनॉर्मल कंडीशन को अराइज होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क आर possible or non-risk from the external environment, possible non-risk in the internal environment, risk affecting the composition of the strategy and risk affecting strategy initiatives। हाउ टू डेवलप रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी होगी, फिर उसके बाद आपने उन इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज़ करना होगा कि कौन सी इश्यूज़ को पहले सॉल्व करना चाहिए, कौन से इश्यूज़ को बाद में सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा मिटिगेशन हो गई और मॉनिटरिंग हो गई। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या है? द मोस्ट कॉमन अप्रोच एट रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज़ टू इंटरव्यू इट इनटू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और जो रिस्क होते हैं उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ प्रायोरिटाइजेशन आ गई। द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज़ टू रैंक रिस्क बाय their likelihood of occurring and the potential negative impact on the strategy। ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसकी अहमियत के बेस पर उसको हम आगे और पीछे करते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सी चीज़ जो है हुई है, इसके साथ साथ जो वाक़या हुआ है इससे हमारे स्ट्रेटजी पर किस तरह के नेगेटिव असरात पड़ेंगे, मुरतब होंगे। तो इन चीज़ों के बेस पर हम क्या करते हैं, उसको प्रायोरिटाइज़ करके उसको पहले क्या करते हैं, डिज़ॉल्व करते हैं और बाकी को जो है उसके बाद क्या करते हैं, हल करते हैं। So the highest scoring risk should then be clearly identified as either driver of strategic objective, risk that exist but are not likely or impactful should not be included in risk management। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है। फिर मिटिगेशन या मिटिगेशन आ जाती है फॉर दोज आइडेंटिफाइंग रिस्क दैट आर लाइकली एंड कुड काज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट को काज कर सकती है और मिटिगेशन प्लान शुड बी आर्टिकुलेट दैट आउटलाइन देयर
व्हाट विल बी डन टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द लाइक्लीहुड कि किस तरह से हम अपने आप को रिस्क से बचा सकते हैं या जो रिस्क आए हुए है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। इसके अलावा what would be done in the future to minimize its impact if it the risk occur। इसके अलावा अगर फ्यूचर में दोबारा से इस तरह का कोई वाक़या रोनुमा हुआ तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग किसे कहता है, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन and annual risk management plan review may be sufficient to both refresh the risk and to update mitigation plan। एलिमेंट मैनेजिंग स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। ठीक है, 8वां जो एलिमेंट है वो मैनेजिंग स्ट्रेटजी जिसमें हम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को देखते हैं। आइडेंटिफाई द नीड्स अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल नीड्स के मुताबिक जो ज़रूरियात है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सर्विस स्ट्रक्चर एंड एलोकेशन को देखते हैं। प्रपोजल ऑफ स्टाफ हायरिंग टू HR और स्ट्रेटजी मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।